यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी भाषी का जो इस समय बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, हिंदी और मराठी, उस पर अपनी बात रखा जाएगा और सब्जेक्टिव रूप में भी देखा जाएगा कि इस विषय में संविधान में इसमें क्या क्या इसका उल्लेख किया गया है। भाषा, आपको पता है कि संविधान में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में इसका जिक्र है। पहले तो मूल संविधान में 8 ही भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां जो 2003 में संविधान संशोधन हुआ था, कुल 8 विषय नए को जोड़ा गया। मुद्दा वो नहीं है, सबसे मेन ये है कि भारत में जब 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है और हर राज्यों में इसके छूट दी गई है। एक चीज यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि पूरे भारत में राष्ट्रीय भाषा अभी नहीं है हिंदी, राजकीय भाषा के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। हर राज्य अपनी अपनी जो क्षेत्रीय भाषाएं उसको बोलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है उसकी भी भाषा इंग्लिश है। क्योंकि शुरू में 15 साल के लिए था, वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई। जब देश आज़ाद हुआ था तो उसी व्यवस्था में चल रहा था, बाद में लगा कि कुछ समय मिलेगा और उसके बाद वो स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये तो संविधान की बात की जाएगी, पहले एक चीज को समझा जाए जो इस समय मुद्दा है। महाराष्ट्र का जो मामला इस समय हिंदी भाषियों के साथ हो रहा है, हिंदी भाषी मुख्य रूप से 9 राज्यों में है, बाकी राज्यों में भी बोले जाते हैं। और पूरे भारत में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। लगभग 45 से 50% लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं और बोलते हैं। और राजनीतिक रूप से भी इनकी पकड़ ज्यादा होगी ही, क्योंकि जब 9 राज्य से समझ सकते हैं, अकेले उत्तर प्रदेश में अगर लोकसभा सीट देखा जाए तो 80 सीटें हैं, बिहार में 40 हैं, 120 तो यहीं हो गए, बाकी को भी मिलाएंगे तो आधे से अधिक लगभग हिंदी क्षेत्रों से ही होते हैं। यानी यह तय हो जाता है कि राजनीति में पकड़ हिंदी भाषियों की कम नहीं है। लेकिन मामला क्या है, अगर हम महाराष्ट्र और अदर रख देते हैं हिंदी भाषियों को, यहाँ हिंदी भाषियों को रख देते हैं, तो महाराष्ट्र में जो इस समय मामला है, ये ऐसा ही नहीं कि ये पहली ही बार ऐसा हुआ है, समय समय पर ये मामला कई राज्यों के साथ हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल महाराष्ट्र में ही, तमिलनाडु में भी कई बातें उठती हैं कि वहाँ भी अपनी भाषाओं को लेकर ये तमिल भाषाओं को और हिंदी को उतना नेग्लेक्ट किया जाता है। वहाँ भी कर्नाटक में भी सुनने में आ जाता है, कभी 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 अब बंगाल में भी सुनने को आ जाता है। हर राज्यों ने अपने अपने जो अपनी भाषा के आधार पर अपना अपना जो वहाँ का लैंग्वेज है उसको बढ़ाने का प्रयास तो किया है, वो अच्छा है, होना भी चाहिए। प्रयास क्या, वहाँ पे राजकीय भाषा के रूप में वो बोली जाती है। लेकिन अन्य भाषाएं, खास करके हिंदी, जो हम लोग का, अब सोच सकते हैं 9 राज्य, 8-9 राज्य आपके बोले जाने वाली भाषा है, यानी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। फिर भी इसका क्यों ज्यादा हर जगह अपमान कर सकते हैं या इसका विरोध कर सकते हैं किया जा रहा है? इसके कई कारण हैं। कई कारणों में पहले एक कारण को समझा जाए कि हिंदी जो है, अगर हम पूरे भारत की अगर ये भाषा के रूप में, चूंकि 1947 से अगर स्टार्ट करते हैं, तो जब देश आजाद हुआ तो कोई भी देश भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, कोई कई देश तो ऐसे भी है जो धर्म के आधार पर बटे हैं और बने हैं। और समाज में बदलाव या समाज में टकराव कहिए या समाज को जोड़ने का मुद्दा कहिए, तो यही कुछ पॉइंट होते हैं जो समाज को जोड़ते भी हैं और जमा समाज को विखंडित भी करते हैं। चाहे धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो और भाषा के आधार पर हो। होता तो नस्ल के आधार पर भी है, अमेरिका जैसा देश इससे वंचित नहीं रहा है। इसके अलावा लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है, लेकिन उससे ये नहीं भेदभाव होगा कि राज्य ही अलग हो जाएं। लेकिन भाषाई आधार पर क्षेत्रों का विभाजन हुआ, बोला गया, अभी थोड़ी देर पहले ही बोले हैं कि 21वां संविधान हुआ, बाद में पहले 14 थे, बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया, टोटल 22 भाषाओं का भी संविधान में उल्लेख है। तो जैसे समाज में धर्म बोला जा रहा है, जाति बोला जा रहा है, भाषा बोला जा रहा है, इन सब चीजों से समाज में बहुत ज्यादा टकराव होता है। आप देखते हैं कि कोई भी जब किसी अपनी भाषाओं को, कहीं बाहर जाइए, आप किसी अन्य जगह जाइए और अपनी भाषा बोलने वाला व्यक्ति मिलता है तो अच्छा महसूस होता है कि हाँ, ये हमारे क्षेत्र का भाषा है। अपनी एरिया का व्यक्ति होता है, अपने लैंग्वेज का व्यक्ति होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा अगर अपनी
जाति का व्यक्ति हो, अपने धर्म का व्यक्ति हो, अपनी नस्ल का व्यक्ति हो, कोई भी इन्वायरमेंट अगर सेम होता है तो ना करते हुए मनुष्य का नेचर है कि उससे लगाव ज्यादा हो ही जाता है। और हम लोग के यहाँ भारत में जाति धर्म आधार पर तो राजनीति पूरी तरह से टिकी हुई एक जैसी है, तभी तो उस पर भी बहुत से लोग फायदा राजनीति में उठा भी लेते हैं। ये जो भाषा का मामला इस समय चल रहा है, यह भी एक तरह से कह सकते हैं राजनीति का ही शिकार हो रहे हैं लोग। इसमें सीधे साधे लोगों को मारा भी जा रहा है, और जो कि यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके राज्य में, अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं, कि मराठी भाषा को अहमियत दिया जाए, जैसे वहाँ के लोगों का कहना है, ठाकरे बंधुओं को भी कहना है और वहाँ के राजनेताओं का भी कहना है कि हिंदी आप बोलिए, लेकिन जो खरीद बिक्री करते हैं या लेन देन करते हैं, मराठी भी आपको आना चाहिए। आना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को आना चाहिए, लेकिन उस पर थोपा नहीं जाना चाहिए। आना चाहिए, उसका इच्छा है। वैसे ही त्रिभाषाओं का जिक्र नई शिक्षा नीति के तहत इसको बोला गया कि आपको अपना क्षेत्रीय भाषा आना चाहिए, बाकी आपको दो हिंदी या इंग्लिश या कोई अन्य भाषा को भी आप उसको चॉइस करते हैं। इस समय तो जो नए बच्चे स्टूडेंट हैं, क्लास पढ़ने वाले हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे कक्षा 3 उनसे, तो उनके पास चूंकि छोटे बच्चों को सीखने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलता है, तो ये तो नई शिक्षा नीति का ये प्रारूप भी है कि आप कोई भी पहले क्षेत्रीय भाषा ले लीजिए, उसके बाद आपका जो राजकीय भाषा हिंदी या इंग्लिश ले लीजिए, और उसके बाद चाहे आप 22 भाषाओं में से जो भी एक चुनना चाहते हैं वो ले सकते हैं, या आपका हिंदी या इंग्लिश तो ले ही सकते हैं। तो इसमें भी तमिल को प्रॉब्लम था, तमिलनाडु को, कि इसमें जो है हिंदी को बढ़ावा देने वाली बात की जा रही है, तो ये भी विवाद आज भी है। सबसे ये क्या बात हो रहा था इस पे कि महाराष्ट्र में क्या ये मामला है, तो महाराष्ट्र में क्या कहा जा रहा है कि आप हिंदी भाषा को, हिंदी भाषी के लोगों को मराठी आनी चाहिए, और साथ ही साथ यहां पर रहना है तो मराठी बोलना होगा, लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो यहां आपका कोई स्थान नहीं है। अगर कड़े शब्द में कहा जाए तो उद्देश्य ये कहना चाह रहे हैं, जो कि राजनीति का है, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ी बात हो गई है, संविधान इसकी आज्ञा भी नहीं देता है, लेकिन ये नियम कानून है इसके लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिंदी की इतनी अवहेलना होती क्यों है पूर्वी क्षेत्रों में। आखिर तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, इन सभी जगहों से हिंदी भाषियों को इतना अपमानित क्यों होना पड़ता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदी भाषी क्षेत्र कहिए या पूर्वी क्षेत्र कहिए, ये सब विकास की रफ्तार में बहुत पीछे हैं। यूपी बिहार की बात किया जाए और झारखंड की बात किया जाए, तो यहाँ से जो है बहुत सी पब्लिक जाती है रोजगार के लिए, रोजगार की तलाश में। आपके महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, बेंगलोर में लोग कमाने के लिए जाते हैं, और यहाँ से ट्रेनें, जो कि राज ठाकरे ने भी बताया था कि उनका कहना था कि सर 47-48 ट्रेनें यहाँ से भर भर के जाती हैं और वापस एक भी नहीं जाती हैं, यानी कि प्रतिदिन 47-48 ट्रेनें आती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी भारत का कोना हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी जगह कमाने, रहने या कोई भी जगह घूमने जा सकता है, उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन बात उसकी नहीं है, बात इसकी है कि अगर कोई रोजगार से के मामले में एक राज्य में या दूसरे राज्यों में लगातार काफी समय से जाता है, तो एक कमी तो इन राज्यों की भी है। अगर पूर्वी क्षेत्रों में कहें राजनेताओं की कमी रही है कि इस क्षेत्र का विकास उतना नहीं कर पाए हैं कि इधर के लोग पश्चिम भारत में या साउथ इंडिया में जाने को मजबूर होते हैं। ये पहले इसको समझने के लिए, वैसे तो किसी भी राष्ट्र में आप पूरे भारत में कहीं भी घूमे, कोई भी इसे रोक नहीं सकता है, लेकिन जो क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, अगर वो राज्य के रूप में, किसी राज्य के रूप में देख लीजिए, उदाहरण जैसे महाराष्ट्र ही है, तो आप कितना भी समझाएंगे वो समझने को तैयार होंगे नहीं। आप देख ही रहे हैं, कोई समझाने से पहले ही हाथापाई कर रहे हैं, जो कि महाराष्ट्र को माना जाता है कि इतना आगे है, लेकिन शिक्षा में ठीक ठाक व्यवस्था है, लेकिन देखने से लग रहा है सब अज्ञानी वहां पे बसे हुए हैं ये व्यवस्था के रूप में, कि आप बात सुनने को, समझने को भी तैयार नहीं है, और आप कहते हैं कि हम बहुत आगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पूर्वी राज्यों की बात किया जाए, तो पूर्वी राज्यों में विकास की गति बहुत कम है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है, इसीलिए लोग
अब सुरक्षा नहीं है, कोई इंडस्ट्री ज्यादा है नहीं, लोग काम करने के लिए मजबूर हैं, जाने के लिए वो झेलने को तैयार हैं, थोड़ा सा मार खा लेते हैं तो भी लोग सोचते हैं चलो कम से कम रोजगार तो है, रोजगार के साथ साथ अगर यहाँ व्यापार करते हैं तो सुरक्षित तो हैं, क्योंकि अपने राज्यों में ना उनके पास रोजगार है, अपने राज्यों में ना उनको सुरक्षा है और ना ही कोई व्यवस्था है। इसीलिए इधर से ट्रेनें भर भर के जाना हो या कोई भी नया रोजगार की तलाश में या तो इन राज्यों में जाता है, नहीं तो विदेशों में जाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए इन राज्यों को, हिंदी भाषी क्षेत्रों को भी विकास पर ज्यादा काम करना चाहिए। हमारी शिक्षा नीति में, व्यवस्था में बदलाव तो हो रहा है, लेकिन अभी भी विद्यालयों में आप देखें, कोई भी स्कूल उठा लीजिए, सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज को, तो कॉलेजों की स्थिति इतनी खराब है कि अगर गरीब तबके का बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, अगर उसको अच्छा विद्यालय चाहिए, पढ़ने में टैलेंटेड भी हो, अगर गरीब है तो अभी भी उसको सुचारू ढंग से कॉलेज मुहैया हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन लगभग बच्चों को अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। कॉलेज कम है, सरकारी कॉलेज कम है, और प्राइवेट कॉलेजों को देखेंगे तो इतने महंगे हैं कि उसमें साधारण व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, गरीब लोग तो पढ़ ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे। तो वो व्यवस्थाएं बहुत प्रॉब्लम कर रही हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियां बिल्कुल नहीं है। और एक चीज और जान लीजिए कि शिक्षा में जो वो निजी कॉलेज हैं आजकल, तो अगर आपके पास पैसा थोड़ा बहुत कम है तो आप अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा भी नहीं पाएंगे, और अगर पैसा है भी तो भी इतना पैसा लग रहा है कि अगर देखा जाए तो 2-3 साल अगर जोड़ दिया जाए तो एक बच्चा बीटेक की पढ़ाई के बराबर वो टोटल पढ़ाई दे रहा है। छोटे क्लास के बच्चों की यह हालत है, इतनी महंगी पढ़ाई है। और उसके बाद पूरी पढ़ाई करने के बाद जब ग्रेजुएशन कर ले रहा है तो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 इसी पर काम करने के लिए मजबूर हो जा रहा है। तो वो सारा जो शिक्षा का व्यवस्था है वो पूरी तरह से फेलियोर नजर आ रहा है। और ये एक जगह नहीं है, ये पूरे हिंदी क्षेत्रों में तो ये भर भर के है। इसीलिए अगर मान लीजिए एक राज्य होता, 2 राज्य होता, भाषाई आधार पर अगर हम लोगों को देखा जाए तो हम लोगों का विकास क्या है? हम लोग केवल हिंदी फिल्मों के लिए हिंदी का इस्तेमाल, बोलचाल के लिए इस्तेमाल, नहीं तो अगर आप देखें तो कोर्ट में इंग्लिश है हर राज्य, जबकि क्षेत्रीय भाषाएं इतनी आगे आ चुकी हैं। अब सोचिए, महाराष्ट्र भले वहां का अपना लोकल लैंग्वेज है, लेकिन महाराष्ट्र अगर इकोनॉमी दृष्टि से देखें तो बहुत आगे है, कर्नाटक आगे है, तमिलनाडु आगे है, और हिंदी के इतने 9 राज्यों को मिला लीजिए और इन सब को अलग अलग करके देखिए तो देखेंगे आप कि इन्हीं 8-9 राज्यों से लोग ज्यादातर पलायन करते हैं दूसरे राज्यों में कमाने जाने के लिए, क्योंकि रोजगार का साधन कम है, पढ़ाई और शिक्षा व्यवस्था कम है, उसके बाद निवेश या कुछ करने के लिए भी कम है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, उन राज्यों की तुलना में बहुत ही कम है, कम स्तर पे है। और इसीलिए शुरू से हम लोगों को इन क्षेत्रों को झेलना पड़ता है। तो जबकि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय बिहार में थे, सोच सकते हैं बाहर से लोग यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते थे। तो जो ये व्यवस्था है, अगर इसको शिक्षा की व्यवस्था बदल दिया जाए तो आपका यही हिंदी एक ऐसा समय भी आ सकता है और इसमें बदलाव आ सकता है कि लोग हिंदी को चुनने में, बोलने में अपने आप को हर्षित महसूस करेंगे, घृणा वाली भाव नहीं आएगी, जो कि सबसे ज्यादा एक तरह से देखा जाए राष्ट्रीय भाषा भी कहा जा सकता है नहीं अभी, लेकिन राष्ट्र, चूंकि भारत में 9 राज्यों में और सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा यही है, केवल कलाकृतियों तक ही सीमित रह गया है। वही मराठियों को देखिए, मराठी क्षेत्रियों को, लोगों को जब फिल्में रिलीज करना होता है तो हिंदी में करते हैं और यहाँ हिंदी क्षेत्रों में प्रसारित करते हैं और इन लोगों से टैक्स वसूलते हैं और उसके बाद अपने यहाँ टैक्स उसका वसूल करके अपने ही विकास में उसका इस्तेमाल करते हैं। इनडायरेक्ट रूप से उनको हिंदी क्षेत्रों से तो उनको फायदा ही है, लेकिन दर्शाते हैं जैसे कि उनको नुकसान है। एक चीज और, भारत में किसी भी क्षेत्रों में जो हम लोगों ने टैक्स देते हैं, अगर एक बात यहाँ एक चीज को जोड़ दिया जाए, हम टैक्स क्यों देते हैं? सीधी सी बात अगर कहा जाए, एक भिखारी हो या एक ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति हो, हम टैक्स अपने हिस्से का कमाया हुआ धन का टैक्स क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि अगर हमारे बच्चे, हमारे जो लोग हैं, उनको अगर शिक्षा ना मिले तो मुहैया कराई जाए। शिक्षा हमारा अधिकार भी है, अगर उसको देखा जाए तो संवैधानिक अधिकार भी है, हर व्यक्ति को शिक्षा मिलनी भी चाहिए। इसके अलावा हमें सड़कें, पुल, ये सारी संचार और निवेश करने की व्यवस्था मिलनी चाहिए। लेकिन अगर यह व्यवस्थाएं या शिक्षा या रोजगार के साधन
ये सब अगर कम स्तर पे होंगे, कम इसका हम फायदा उठा पाएंगे, तो जाहिर सी बात है घर चलाने के लिए, इनकम कमाने के लिए आप बड़े राज्यों की तरफ भागेंगे ही, मजबूर हैं वहां पे रहने के लिए। और यहां से जो वो कह रहे हैं व्यंग के रूप में कि कई कई ट्रेनें भर भर के जाती हैं, गोवा जैसे राज्यों ने, उनका कहना था कि गोवा राज्य ने एक बार कहा था कि बिहार और इस क्षेत्र से ट्रेनें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो एक तरह से बहुत ही गरीब स्तर के, कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं वहां पे, गरीबी इनकम के आधार पर, जो हमारे राज्यों में भी ऐसे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये हीन भावना क्यों होता है? इकोनॉमी की दृष्टि से अगर देखने पर हीन भावना क्यों आता है? क्योंकि हमारा विकास बहुत ही पीछे है। इसीलिए जब आप फेल होते हैं तो आपका हर एक चीज फेल होता है, हमारा लैंग्वेज हो, हमारा क्षेत्र हो, या हमारा रोजगार का साधन हो, निवेशक हो, हर एक सेक्टर में हम फेल हैं। ऐसा नहीं कि केवल भाषा के आधार पर हिंदी को ही अवहेलना झेलना पड़ रहा है। आप पूर्वी क्षेत्रों को कई क्षेत्रों में देख सकते हैं, इधर के लोगों को माना जाता है कम पढ़े लिखे होते हैं, एजुकेशन रेट में आप देख ही रहे हैं, साक्षरता अगर 2011 का देखें तो बिहार का सबसे कम स्तर पे है। बाकी राज्यों में केरल का देख लीजिए, कई सालों से कई जनगणना में फर्स्ट आ रहा है। हर राज्यों की स्थिति ठीक ठाक है, इधर के राज्यों की अभी भी स्थिति सही नहीं है। दूसरा एक चीज और है कि हम अभी बोल रहे थे कि टैक्स क्यों देते हैं, कि सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए। आप सरकारी स्कूलों को उठा लीजिए, सरकारी कॉलेजों को उठा लीजिए, बच्चे पढ़ने के लिए जाएं तो टीचर बहुत से कॉलेजों में आज भी मौजूद नहीं है, हैं पढ़ाते हैं, रेगुलर चलता नहीं है। और एक समाज में भी, समाज के लोगों में भी कुछ कमियां हैं कि सरकारी कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने में शर्म भी महसूस करते हैं, जो कि ये बहुत गलत स्थिति है। और नेताओं के तो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते ही नहीं है, कई नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं और बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल में अगर ऐसे ऐसे लोगों के बच्चे भी पढ़ें तो वो एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। और साथ ही साथ वहां के टीचर जो हैं, बदलाव जब तक आप नहीं लाएंगे, चाहे शिक्षा में हो या निवेश में हो, तो आपको अपने राज्यों के लोगों का ऐसे ही शर्मसार करने की बात होगी। आप कोई भी जवाब दे दीजिए कि आपको ये है, यहाँ के लोगों से ये फायदा होता है, हमारे यहाँ झारखंड में ये जो माइल हैं, जितने भी कोयला वोला सब होता है, आपके राज्यों में भेजा जाता है। हर राज्यों को एक दूसरे से फायदा होता है, खरीदते हैं, वो पैसा लेते हैं, बाजार मार्केटिंग ये सभी राज्यों का है। लेकिन अंततः फाइनली यही कहा जाएगा कि आपके राज्य की स्थिति सही नहीं है, जो कि आप भी जानते हैं, आप कितना भी उसका सवाल जवाब करें। और दूसरा एक चीज और है कि महाराष्ट्र की अगर कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो यह कहता है कि हमारे राज्यों में आप आ नहीं सकते हैं, पूरे भारत में इन 22 भाषाओं के साथ साथ कहीं भी घूमने, बोलने, हर एक चीज की आजादी है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप उसकी हाँ एक चीज कर सकते हैं, जो व्यक्ति घूमने जाता है कम से कम यह कोशिश करे कि उनकी लोकल भाषाओं को, इतनी भाषाओं को जान ले कि वहां घूमना, टहलना, बोलना हल्का सा मैनेज हो सके। कारण इसका क्या है कि मान लीजिए कोई गांव है, वो गांव पूरा आप हिंदी के रूप में समझ लीजिए, ये गांव पूरा हिंदी बोलता है। एक एग्जांपल देते हैं, एक गांव पूरा केवल हिंदी बोलता है और उसमें 3-4 लोग कर्नाटक, तमिल और मलयालम या मराठी बोलने वाले ऐसे लोग गांव के ग्रामीण क्षेत्र के आते हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आता है। तो अगर आपके बाजार में, इस गांव के बाजार में जो बाजार सजा होगा, जहां इसी गांव के लोग होंगे, वार्तालाप करेंगे, तो आप ही हिंदी भाषी के लोगों को थोड़ा सा असहज जरूर महसूस होगा कि कैसे वार्ता किया जाए। तो उतना लैंग्वेज हर एक व्यक्ति को, जिस राज्य में आप घूमने जाते हैं, रहने जाते हैं या वहां पे रह रहे हैं कई सालों से, तो उतना थोड़ा बहुत आना चाहिए, ताकि आप टेम्पू वाले से, ऑटो वाले से, सब्जी वाले से छोटे मोटे बात को कर सकें। जैसे इंग्लिश में होता है, कोई अंग्रेज आता है तो हम अपनी बात को या तो उसकी भाषा को समझ लें और एक दूसरे से आदान प्रदान करें। लेकिन उसके साथ ही साथ आपको हर भाषाओं का, चाहे वो मराठी हो या अन्य राज्य हो, हर भाषाओं का आदर करना चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी में, मराठी में ही बोलिए तो आप सही हैं, नहीं तो मारपीट कर रहे हैं, राजनीति के कारण कर रहे हैं, ये इससे खराब मैसेज आता है, इससे आप अशिक्षित नजर आते हैं। जो ये मराठी राज्य, मराठा भाषा इतनी अच्छी है, वहां के मराठाओं का अपना इतिहास रहा है, उन सब चीजों में ऐसी छोटी छोटी चीजें
उसको एक नीचे नीचे की तरफ ले जा रही है, उसकी सोच को गलत दिखा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपनी भाषा पे गर्व होता है और दूसरे की भाषाओं को भी सम्मान देना चाहिए। और संविधान की जो 22 भाषाएं हैं, वो तो लीगल रूप से उन 22 भाषाओं का सम्मान होना ही चाहिए। आप अपने क्षेत्रीय भाषाओं को सम्मान दीजिए, आप अपने राजकीय भाषाओं का सम्मान दीजिए, एक और कोई दो भाषा सीख लीजिए, या कहीं टूरिस्ट के रूप में जाते हैं तो थोड़ा बहुत इतना तो जान लीजिए कि वहां पे थोड़े मोड़े काम हो सके। और जहां जाते हैं उन लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि अगर इसी तरह से कोई बाहरी आपके यहाँ टूरिज्म की तरह आएगा नहीं, घूमने आएगा नहीं, तो आपके टूरिज्म का भी इकोनॉमी दृष्टि से भी नुकसान होगा। और साथ ही साथ आपके बारे में विचारधाराएं भी, अगर हर राज्य यही सोचने लगे तो सोच लीजिए जाति, धर्म, आधार और भाषा के आधार पे बहुत जल्दी से टकराव होते हैं, समाज में विखंडित हो जाएगा, बिखराव हो जाएगा। उस देश का क्या होगा जिसको हम लोग कहते हैं विविधताओं भरा देश है, कई भाषाएं वाले, कई धर्म के लोग, पूरे विश्व में एक अच्छा मैसेज जाता है कि भारत में इतने धर्म के लोग, इतने जाति के लोग, इतनी भाषाएं, बहुत भाषाएं बोली जाती है। 22 तो ऐसे हैं, हर कुछ कदम पे एक नई भाषा बोली जाती है क्षेत्रीय रूप में। तो इतनी भाषाएं, 1400-1500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। इतनी भाषाएं बोलने के साथ इतने जाति और धर्म के लोग, कुछ कुछ कदम पे भाषाएं बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं, कोई उसके देखने को नहीं मिलता है। तो ये विश्व में बहुत अच्छा मैसेज आता है। लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं इसको अच्छा नहीं दिखाती हैं। तो कुछ चीजें हैं जो उसको भी देख लिया जाए। भाग 17 में इसका चर्चा है। 343 से 351 तक आर्टिकल अगर कहा जाए 343 से, जो कि चर्चा का जो विषय होता है वो करंट में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया है चूंकि ये इस समय मामला चल रहा है। भाग 17 में है 343 से 351। ये आपके 22 भाषा है। पहले 14 भाषाएं थी मूल रूप से, बाद में 8 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन से संविधान संशोधन? 21वां, 71 और 92वां संविधान संशोधन के तहत। तो ये 22 भाषाओं में आपका कौन कौन है? असमिया है, बांग्ला है, गुजराती है, इसको तो रट्टा मार लीजिए, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, और 22 सीखना तो बहुत मुश्किल है। 3 भाषा तो सीख ही लीजिए, हिंदी इंग्लिश के अलावा एक और कोई अपना क्षेत्रीय भाषा। मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी और बोडो। एक चीज यहाँ पे देखिए, यही चीज बोला जा रहा था, 1652 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें 63 से अधिक भाषाएं विदेशी हैं। मूल संविधान में वही चीज 14 भाषाओं का उल्लेख है, जो बाद में 8 भाषाएं बढ़ा दी गई। उसके बाद कौन कौन सी भाषाएं बढ़ाई गई ये पूछा जाता है संविधान संशोधन। तीनों को याद करना होगा जो 8 भाषाएं बढ़ी हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ है, सिंधी इसमें बढ़ा था। 71वां में 1992 में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। 92 ये 71 था। जो 2003 में हुआ मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। प्रमुख आर्टिकल में क्या क्या है? 343 में है संघ की राजभाषा, यानी संघ माने केंद्र में, पूरी भारत की अगर बात की जाए तो संघ की राजभाषा, संघ की राजभाषा हिंदी है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग बनेगा और संसद की समिति बनेगी, यह 344 में कहा गया है। 345 में राज्य की राजभाषा, जो भी राज्य अपना अपना राजभाषा रखना चाहता है, जैसे अगर यूपी की बात की जाए तो हिंदी है, उर्दू है सेकेंड। 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रों का लेन देन। 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। 348 में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, दोनों में इंग्लिश चलता है। 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। बोल दे रहे हैं ताकि अगर लिखा हुआ समझ में ना आए तो चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। 350 में व्यथा के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र में प्रयोग की जाने वाली भाषा। 350 क में प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। 350 ख में है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। 351 में जो आर्टिकल आखिरी है हिंदी भाषा के लिए निर्देश, इस भाग 17 के लिए। 343 के खंड 2 के तहत, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, संविधान के प्रारंभ से, जब संविधान 1950 में लागू हुआ, 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी भाषा को संघ के सभी शासकीय प्रयोजनों हेतु अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में संसद द्वारा अधिनियमित राजभाषा 63 के तहत, मतलब इसको जारी रखा गया, अभी तक बना हुआ है।
मुंशी आयंगर फार्मूले के अंतर्गत क्या बोला गया? 14 सितंबर जो विश्व कह रहे हैं हिंदी दिवस मनाया जाता है। राजभाषा के रूप में उसी समय संवैधानिक दर्जा मिला था। 14 सितंबर हिंदी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कहा जाए तो 21 फरवरी है। भारत के 9 राज्य कौन कौन से? यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश अगर कहा जाए तो दिल्ली। इनकी राजभाषा हिंदी है। यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, ये तो पहले से ही विभाजित है, मतलब एक ही राज्य के दूसरे भाग हैं। 2009 में 2004 में 9 कह रहे हैं विभाजित हुआ था। खैर, अब एक आखिरी चीज यही बस बात किया जा रहा है कि आर्टिकल तो इसको पढ़ ही लीजिएगा, भाग 17 का कि राजभाषा के रूप में क्या है। और भारत के किसी भी कोने में आप कहीं भी कोई भी भाषा आप पर थोपा नहीं जा सकता है कि आप यही भाषा बोलिए, और इस भाषा को नहीं बोलते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। यह गलत सोच है। लोगों की मानसिकता इसे छोटापन दिखाई देता है। साक्षरता भले आप डाटा में अधिक दिखाएं लेकिन अशिक्षित नजर आते हैं। और लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि अगर हम कहीं घूमने अगर जाते हैं, थोड़ा मोड़ा अगर भाषाएं सीख लें जिससे काम चले, तो विवाद का कारण बनने का क्या कारण है। दूसरा चीज है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वो हमेशा कमजोर क्यों दिखाई देते हैं? केवल हम लोग एक इंटरटेनमेंट के ही एक पक्ष में रह पाए। गाना सुनना, फिल्में देखना, नाटक देखना, अभी हिंदी का ही ज्यादा बोलचाल भाषा करना, और जब काम कागजी हो रहा है तो इंग्लिश में हो रहा है, या जिन राज्यों में जा रहे हैं उन राज्यों में हो रहा है विकास का, इस वजह से पिछड़ापन दिखाई दे रहा है। तो आप अपने हिंदी क्षेत्रों को अगर हम लोग विकास करते हैं तो हिंदी राज्य ही नहीं बाकी राज्य भी इसको बोलने में हर्षित महसूस करेंगे। चलिए ठीक है।